कैसे हो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आज हम पढ़ेंगे वनस्पतियों के बारे में, यानी कि प्लांट्स के बारे में। गुजराती में कहूँ तो सजीवों में वर्गीकरण वनस्पतियों विषय। तो आज हम पढ़ेंगे कि इनकी क्लासिफिकेशंस की क्या ज़रूरत है, यानी कि इनको अलग अलग क्यों किया गया है। तो इसका एक कारण, यानी कि अगर गुजराती में कहूँ तो सजीवों वर्गीकरण शा માટે। तो एक होता है कि इट मेक्स द स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स एंड ईजियर एंड सिंपलर, यानी कि उसे सादो और सरल बनाना चाहिए, यानी कि हम उसे आसानी से पढ़ पाए, इसलिए उनको अलग अलग किया जाता है। दूसरा होता है कि एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप एमोंग डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि अलग अलग पार्ट्स के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको समझने के लिए, उनकी रिलेशनशिप समझने के लिए इसे अलग अलग बांटा जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि प्रोवाइड्स फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर बायोलॉजिकल साइंसेस, यानी कि दूसरे जो बायोलॉजिकल साइंस होते हैं जो हम अंदर पढ़ते हैं उनके बारे में थोड़ा ज्ञान लेना या तो उसके बारे में कुछ डेवलप करना, उसके लिए ये सब ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आज क्लासिफिकेशन इवोल्यूशंस कहाँ तक पहुँच चुके हैं, यानी कि वर्गीकरण और उद्विकास। तो उसके बारे में एक चीज़ होती है कि लिविंग थिंग्स आर आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिज़ाइन इन रिलेशन टू देयर फॉर्म एंड फंक्शन, यानी कि जो भी प्रकार के प्राणी हैं उन्हें उनके बॉडी डिज़ाइन और उनके चरित्र से उन्हें बांटे गए अलग अलग ग्रुप्स में। तो मेनली दो प्रकार में बांटे गए हैं, एक है प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, दूसरा है एडवांस ऑर्गेनिजम्स। प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो एशियन बॉडी डिज़ाइन, यानी कि जो पहले से चलती आ रही है उनके पौराणिक से, कि कैसा उनका बॉडी का प्रकार होना चाहिए वैसे ही अभी तक चलता आ रहा है, उन प्रकार के जीवों का हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, यानी कि पौराणिक सजीवों। दूसरा एडवांस ऑर्गेनिजम्स क्या है, जो कि इवॉल्व होते रहते हैं साल पर साल में, यानी कि 100 साल पहले ऐसे दिखते थे तो 100 साल बाद उनकी बॉडी अलग हो जाएगी, उनको हम कहते हैं अत्याधुनिक सजीवों, यानी कि एडवांस ऑर्गेनिजम्स। दूसरी चीज़ ये होती है कि उन्हें किस तरह से बांटा जाता है। तो बांटने के तरीके 4 हैं मेनली। तो आए पढ़िए प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण ना नियमों। तो पहला जो होता है वो होता है मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया, यानी कि बाह्यकार विद्याकाय धोरणों। उसमें क्या होता है कि इन सभी प्रकार के सजीवों को अलग अलग टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स में बांटा जाता है, यानी कि जैसे कि एंजियोस्पर्म है तो उन्हें और 2 प्रकार में बांटे जाते हैं, एक होता है डाइकोटिलीडन, दूसरा होता है मोनोकोटिलीडन। दूसरे प्रकार में बांटे जाने वाली चीज़ है कि फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन, यानी कि जाति विषयक सूचना, जिसमें एन अरेंजमेंट विच वॉज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी सीक्वेंस ऑफ प्लांट ग्रुप्स, यानी कि जो पौराणिक तत्वों से चलता आ रहा है जो उनका अरेंजमेंट है उनके प्रकार से उन्हें बांटा जाता है। दूसरा कि रिफ्लेक्ट ऑन द जेनेटिक सिमिलरिटीज़, यानी कि जो उनमें जेनेटिक जनन के थ्रू जो चेंजेस आते हैं उनके द्वारा उन्हें बांटे जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है, तीसरी केमिकल टेक्सोनॉमी, यानी कि रासायनिक वर्गीकरण। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फोटोकेमिकल डाटा टू द प्रॉब्लम्स ऑफ सिस्टमेटिक बोटानी, यानी कि उन्हें थोड़े केमिकल्स उनके जो अंदर प्रेजेंट होते हैं या उनके वो किस तरह से अपना खाना बनाते हैं या किस प्रकार से उनका अंदर का सिस्टम चलता है उनके हिसाब से उन्हें बांटा जाता है, तो वो किस में आता है, केमिकल टेक्सोनॉमी में। चौथा ये होता है कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स इन द क्लासिफिकेशन, यानी कि आंकड़ा का वर्गीकरण। इनको नंबर के द्वारा बांटा जाता है, यानी कि कोई अगर पेड़ पौधा एक साथ 100 पेड़ों को जन्म दे सकता है या तो अपने अंदर से 100 फल पैदा कर सकता है, और एक है जो सिर्फ एक ही फल पैदा करते हैं, तो वो दोनों को अलग अलग किया जाता है, वो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में आता है, यानी कि आंकड़ा का वर्गीकरण में। दूसरा आता है कि ये पूरा ऑर्डर कैसा है, यानी कि वर्गीकरण ना कक्षाओं
तो पहला आता है डोमेन, फिर आता है किंगडम, सृष्टि कहते हैं हम, फाइलम समुदाय, क्लास वर्ग, फिर ऑर्डर गोत्र, फैमिली, फिर आता है जीनस प्रजाति, फिर आखिरी में जो आता है वो है स्पीसीज यानी कि जाति। ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये आती है कि इनका जो अलग अलग ग्रुप्स में जो बांटे गए वो किसने बांटा है आखिर। तो मेन जो साइंटिस्ट का नाम है वो आप याद रख लेना, कोरलस लिनायस। यानी कि उसने क्या किया था कि जो भी प्रकार के सजीव होते हैं उन्हें दो भाग में किया था मेन, जो कि एक है प्लांट किंगडम, दूसरा है एनिमल किंगडम, यानी कि एक सृष्टि वनस्पति, दूसरा सृष्टि प्राणी। तो हम कोरोलस लिनेनियस को वर्गीकरण लिपिना पिता पण कहवाय छे, यानी कि उन्हें हम वर्गीकरण लिपि के पिता भी कहते हैं। दूसरे साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैकल। उन्होंने क्या किया था, ही प्रोड्यूस थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो एक कोशीय प्राणी होते हैं उनके लिए एक अलग से सृष्टि बनाई थी प्रोटिस्टा नाम की, वो अर्नेस्ट हैकल ने बनाई थी। तीसरा जो आता है वो है रॉबर्ट विटेकर, जिसने फोर्थ किंगडम बनाया था मोनेरा बैक्टीरिया के लिए, और फिफ्थ किंगडम बनाया था यानी कि सृष्टि फंगी के लिए। चौथे जो आते हैं वो थे कार्ले वोस, जिन्होंने जो मोनेरा पहले जो कर चुके हैं रॉबर्ट विटेकर, उनको और दो भागों में बांटे गए थे, यानी कि एक आर्के बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। अब जो ये प्रक्रिया होती है सजीवों को नाम देने की, हम उसे नाम देते हैं नोमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये आती है इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, ये जो हम नामकरण किया है उसके थोड़े रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो पहला जो होता है साइंटिफिक नेम हैज़ टू वर्ड्स, यानी कि जो नाम होते हैं ना साइंटिफिक मेथड में किसी भी सजीव के, तो वो दो भागों में बने होते हैं। तो उसमें से जो पहला शब्द होता है वो नेम ऑफ जीनस यानी कि जाति का नाम होता है, और दूसरा जो होता है वो प्रजाति का नाम होता है, नेम ऑफ स्पीसीज। तो जैसे एग्जांपल ले लो तो होमोसेपियंस होता है, अगर हम उसको नॉर्मल भाषा में बोले तो हम मानव यानी ह्यूमन बींग्स को हम होमोसेपियंस बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। अब जो होमो चीज़ होती है वो होती है जाति का नाम, दूसरा जो सेपियंस होता है वो होता है प्रजाति का नाम। वैसे ही दूसरा है जीमेज यानी कि मक्कई, मेज हम कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो उसमें जो जिया होता है वो होता है जाति का नाम, और जो मेज होता है वो प्रजाति का नाम। दूसरा ये कैसी चीज़ है कि ये यूनिक है और पूरे विश्व में मानी जाती है, यही चीज़। और चौथा कि ये किसने दिया है, कोरलस लिनायस को, लिनायस ने दिया था। अब हम पढ़ेंगे 5 सृष्टि के बारे में, जिनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला आता है किंगडम मोनेरा, सृष्टि मोनेरा। सुविकसित कोश केंद्र धरावता नहीं, यानी कि इनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता। दूसरी बात कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी कि इसमें जो पटल होती है और जो अंदर का लिक्विड होता है वो सब नहीं होता, एब्सेंट होता है। तीसरी बात ये है कि ये ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों हो सकता है, यानी कि स्वयं पोषी के परपोषी। तो यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक होती क्या चीज़ है। तो ऑटोट्रॉपिक वो चीज़ होती है जो सजीव खुद से अपना खाना बना सकती है, या कि सन के थ्रू या अपने द्वारा अंदर सिस्टम के थ्रू। हेटरोट्रॉपिक क्या चीज़ होती है कि जो अपना खाना खुद नहीं बनाती, किसी और से लेती है, यानी कि किसी और पे आधारित रहती है, या तो कहूँ तो डिपेंडेंट रहती है। दूसरा इनके दो प्रकार होते हैं। तो एक होता है बैक्टीरिया, दूसरा होता है ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीलहरित लील। दूसरे सृष्टि के बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या होता है किंगडम प्रोटिस्टा, यानी कि सृष्टि प्रोटिस्टा, जिसमें किंगडम मोनेरा से बिल्कुल ही
ओपोजिट होता है, यानी कि इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, विकसित कोश केंद्र धरावे છે। दूसरा, किट इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें एक कोश है, सुकोश केंद्र सजीवो હોય છે। दूसरा, कि इसमें मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपने इसमें पढ़ा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये सब नहीं होता, इसमें ये सब चीज़ें होती है, यानी कि मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेलिस आर प्रेजेंट, पटलमय अंगिकाओ धरावे છે। दूसरा, कि इन्हें नाम दिया जाता है प्रोटोजोआस, प्रोटिस्टा से ही ये भी नाम आगे बढ़ा है प्रोटोजोआ, जिसमें ये सब बहुत सारे सजीवाते, उसमें से दो है अमीबा और पैरामीशियम, ये आपको याद रखने पढ़ेंगे। तीसरा आता है सृष्टि फूग, यानी कि किंगडम फंगी। तो उसमें क्या होता है कि ये सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि परपोषी सुकोश केंद्रीय सजीवों। हेट्रोट्रॉपिक यानी कि आपको पता ही है कि ये खाना अपना आप से नहीं बनाते, किसी और से आधारित रहते हैं। और सेफ्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनमें, यानी कि सेफ्रोफाइटिक माने कि अगर कोई चीज़ मर चुकी हो तो वो उन पे जाके बैठ जाएंगे और उन्हीं से खाना लेते रहेंगे, तो उस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेफ्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेने वाले प्राणियों को हम कहेंगे सेफ्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरी चीज़ ये आती है कि सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन एंड सेलुलोज, यानी कि कोश दीवार जो होती है वो काइटिन और सेलुलोज से बनेलो હોય છે। इनकी सेल वॉल सेलुलोज और काइटिन से बनी हुई होती है। चौथी बात ये कि इनकी बॉडी जो होती है उन्हें हम कहते हैं माइसेलियम, कवक जाड़। दूसरा, जो फिलामेंट होता है उनका, हम उसे कहते हैं हाइफा या तो कवक सूत्र। दो तीन बहुत सारे जीव होते हैं, पर उसमें दो तीन हैं जो आगे आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि है ईस्ट, म्यूकोर और मशरूम। दूसरा, इन्हीं सृष्टि में एक प्रकार के जीव होते हैं लाइकेंस करके, उनके बारे में पढ़े। तो सम लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद द ब्लू ग्रीन एल्गे सच एज रिलेशनशिप आर कॉल्ड सिम्बायोसिस, यानी कि कुछ प्रकार के सजीव होते हैं वो परमानेंटली ब्लू ग्रीन एल्गे यानी कि नील हरित लील पे अपना बसा लेते हैं, यानी कि उसी से खाना पीना सब कर लेते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सिम्बायोसिस। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। गुजराती में કહો તો કેટલીક ફૂગની જાતિઓ નીલહરિત લીલ સાથે કાયમી સંબંધો જીવે છે, उसे हम कहते हैं लाइकेन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा, कि सिम्बायोटिक लाइफ अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखना कि वो लाइकेंस शो करते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे आज चौथा और पांचवा, ये जो है सबसे बड़े सृष्टि है, तो एक है किंगडम प्लांटे, सृष्टि वनस्पति। तो इस सृष्टि में कैसे जीव होते हैं, जो कि होते हैं मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विद सेल वॉल, यानी कि इसमें बहुकोशीय और सुकोश केंद्रीय होते हैं सजीव, जिसमें कोश दीवार यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दूसरा, कि इनकी सेल वॉल कैसी होती है, तो इनकी सेल वॉल होती है रिजिड और सेलुलोज से बनी हुई होती है, यानी कि गुजराती में कहूँ तो कोश दीवार सख्त અને સેલ્યુલોઝની બનેલી હોય છે। दूसरा, कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। इनमें तीन प्रकार मेन होते हैं, जो कि एक होता है थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और एक और होता है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। ये सब एक ही में लाई करते हैं। पांचवें सृष्टि के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है किंगडम एनिमेलिया, यानी कि सृष्टि प्राणी। उसमें भी बहुकोशीय और सुकोश केंद्रीय सजीव होते हैं, यानी कि मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। दूसरा, कि इनमें अलग होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि परपोषी, ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते, किसी और पर आधारित रहते हैं। चौथी बात, कि इनमें फ्री लिविंग पैरासाइट्स और सिम्बायोटिक शो करते हैं। सिम्बायोटिक यानी कि लाइकेंस जैसे जो प्राणी होते हैं वो इसी में आते हैं। सृष्टि वनस्पति के बारे में तीन प्रकार है मेन,
उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है थेरोफाइटा यानी कि एकांगी। इनमें क्या होता है कि जो प्लांट बॉडी होती है उसे हम कहते हैं थैलस यानी कि सुकाई। और ये जो प्रकार के प्लांट्स होते हैं यानी कि वनस्पति होती है वो ऑटोट्रॉपिक होती है, स्वयंपोषी यानी कि ये अपना खाना खुद से बनाती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। दूसरा कि इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि ये सब एक कोशाएं होते हैं। इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी एक कोशाएं होते हैं। दूसरा कि ये नॉन एम्ब्रियोनिक प्लांट्स होते हैं, इनमें गर्भ नहीं होता, भ्रूणविहीन वनस्पति। इनके एग्जाम्पल से थोड़े स्पायरोगैरा, उवा और कैरा, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। दूसरा कि ब्रायोफाइटा यानी कि द्विकांगी। तो इनमें होते हैं मल्टीसेलुलर और लैंड प्लांट्स, बहुकोशीय होते हैं ये सब। और लैंड प्लांट्स यानी कि जो धरती पे रहते हैं। दूसरा कि इन्हें प्राणी सृष्टि के एम्फीबियंस कहा जाता है, वनस्पति सृष्टि का एम्फीबियंस कहा जाता है, यानी कि उभय सजीव। दूसरा कि इनकी जो बॉडी होती है उन्हें हम कहते हैं लीवरवर्ट्स। यहाँ पे हम प्लांट बॉडी को थैलस बोलते थे यानी कि सुकाई थैलोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में हम उन्हें कहते हैं लीवरवर्ट्स। दूसरा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर एंड सराउंडेड बाय जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स, यानी कि आपने जैसे इसमें पढ़ा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर, इसमें मल्टीसेलुलर होते हैं और इनके आजू बाजू स्टेराइल सेल्स की परत होती है। दूसरा कि इनके एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं, एक होता है रिक्सिया, दूसरा होता है फुनेरिया। तीसरे हम भाग के बारे में बात करेंगे तो वो है टेरिडोफाइटा यानी कि त्रियांगी। इनमें ग्रीन लीफी पार्ट होता है, हम उसे कहते हैं सेफ्रोफाइट यानी कि बीजाणुजनक। दूसरा इनकी सोलिटरी स्टेज जो होती है उन्हें हम कहते हैं गेम्टोफाइटिक। दूसरा जब स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जो होता है हम उसे कहते हैं स्पोरेंजिया यानी कि बीजाणुधानी, यानी कि जो स्पोर जो प्रोड्यूस करता है हम उस स्ट्रक्चर को हम नाम दिया जाता है स्पोरेंजिया। दूसरा जो फोलियज लीफ होता है उनका उन्हें हम नाम दिया गया स्पोरोफाइल। अगर ये आपको याद रखना है तो रख सकती है, या तो ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया होगा। दूसरी है कि इनके एग्जांपल्स कौन से हैं, एक होता है नेफ्रोलेपिस, दूसरा होता है एडियोंटम। ये एग्जांपल्स आपको सब याद रखने पड़ेंगे। तो आगे बात करते हैं। दूसरी बात आती है कि फेनोरोगेम्स क्या चीज़ होते हैं। फेनोरोगेम्स क्या चीज़ होती है कि जो टिश्यूज़ होते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम नाम दिया गया फेनोरोगेम। ये दो भाग में होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म, दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। गुजराती में कहूँ तो एक अनावृत बीजधारी, दूसरा होता है आवृत बीजधारी। अब जो ये आवृत बीजधारी यानी कि एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना और दो प्रकार में बांटे जाते हैं, जो कि होता है डाइकोटिलिडन्स, दूसरा होता है मोनोकोटिलिडन्स। इन दोनों के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। डाइकोटिलिडन्स को गुजराती में हम कहते हैं द्विदड़ी, दूसरा होता है मोनोकोटिलिडन जिसे हम कहते हैं एक दड़ी। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो नेकेड एम्ब्रियो ऑफ दिस प्लांट्स आर कॉल्ड स्पोर्स, यानी कि जो गर्भ होता है इन वनस्पतियों को उन्हें हम कहते हैं स्पोर्स। दूसरा कि जो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं यानी कि जो अंग होते हैं इनके जो कि आगे जनन में मदद करते हैं हम उन्हें कहते हैं क्रिप्टोगेम। दूसरा कि हमने जैसे आगे पढ़ा फेनोरोगेम, तो वो क्या चीज़ होती है। तो फेनोरोगेम यानी कि वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ विच मेक सीड्स, यानी कि वैसे पेशी जो कि सीड्स बनाते हैं, यानी कि ऐसे टिश्यूज़ जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा होता है कि जिम्नोस्पर्म, जो कि फेनोरोगेम के ही दो भाग है। तो जिम्नोस्पर्म क्या चीज़ होते हैं, सीड्स आर नॉट कवर्ड, यानी कि जो उनके बीज होते हैं वो कवर्ड नहीं होते, उनके आजू बाजू कुछ नहीं होता। उनके एग्जांपल्स है पाइन और साइकस। दूसरा फेनोरोगेम का ही दूसरा भाग यानी कि एंजियोस्पर्म, जिसे हम कहते हैं आवृत बीजधारी। उनमें क्या होता है कि जो बीज होते हैं वो
पेरिग्राफ यानी कि फ्रूट के अंदर होते हैं या तो उनके आजू बाजू कुछ कवर जैसा कुछ होता है। दूसरा डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन, तो ये किन के भाग हैं? तो ये भाग है एंजियोस्पर्म के ही भाग है। डाइकोटिलीडन्स क्या चीज़ होती है? जिनमें 2 कोटिलीडन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बीज पत्रोयुक्त 2 होते हैं उन्हें हम कहते हैं डाइकोटिलीडन्स। और इनके जो पांदड़ा कहते हैं गुजराती में, या तो लीव्स, वो रेटिकुलेट वेनेशन शो करते हैं, यानी कि जलाकार शीर्षविंश दिखाते हैं। उन डाइकोटिलीडन्स का एक एग्जांपल है जो कि आप याद रख लेना, सनफ्लावर। दूसरा मोनोकोटिलीडन क्या चीज़ होती है कि इनमें एक ही कोटिलीडन होता है, यानी कि एक ही बीजपत्र युक्त होता है। दूसरा इनके जो लीव्स होते हैं वो पैरेलल वेनेशन शो करते हैं। एग्जांपल है मेज, तो ये आप एक बार याद रख लेना। फेनेरोगिम्स यानी कि वो टिश्यूज जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो पेशी जो सीड्स प्रोड्यूस करती हैं, और उनके 2 भाग होते हैं, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या चीज़ होती है? जो कि सीड के आजू बाजू कवर नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म, यानी कि अनावृत बीजधारी। दूसरा जो सीड्स के आजू बाजू, अगर सीड्स किसी फ्रूट के अंदर है या तो सीड्स के आजू बाजू कोई कवर जैसा है, यानी कि बीज के आजू बाजू कुछ चीज़ है, हम उन्हें नाम दिया गया एंजियोस्पर्म, यानी कि आवृत बीजधारी। दूसरा कि आवृत बीजधारी यानी कि एंजियोस्पर्म में ही 2 भाग और होते हैं, यानी कि डाइकोटिलीडन्स, दूसरा होता है मोनोकोटिलीडन। डाइकोटिलीडन में होता है कि उनमें 2 होते हैं कोटिलीडन, दूसरा मोनोकोटिलीडन में 1 कोटिलीडन होता है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आप चाहे तो इनके नोट्स बना सकते हैं इसी में से। दूसरा ये कुछ क्वेश्चंस है इसी चैप्टर के बेस पे है, ये गुजराती में और ये इंग्लिश में। तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और एक और चीज़ है कि ये जो भी चीज़ मैंने इतनी डिटेल में जो दी गई है, ये सब आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इन सब में आपको कभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, या तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी ये चीज़ है कि ये सब सृष्टि आपको याद रखनी पड़ेगी। कितने प्रकार की सृष्टि है? 5 प्रकार की है। उनमें किस प्रकार के जीव होते हैं? बहुकोश है, सुकोश केंद्रीय, एक कोश है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, या स्वयं पोषी होती है या परपोषी होती है, ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है इनके जो थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स है, यानी कि लाइकेन से, ये सब हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इनकी डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी, और इनके रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस, ये भी याद रखना पड़ेगा। दूसरा है कि ये जो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होते हैं, यानी कि इनके नाम किस तरह से दिए जाते हैं, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, और इनके एग्जांपल्स भी। दूसरा किसने दिया था ये सब, जो कि इन साइंटिस्ट के नाम से थोड़े, वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। और इस नामकरण को क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर कहते हैं। दूसरा कि ये आपको ये याद रखना पड़ेगा पूरा, किस किस प्रकार में ये बांटे जाते हैं। ये सृष्टि की बात आते हैं, समुदाय, फिर वर्ग, फिर गोत्र, फिर कूड़, फिर प्रजाति, फिर जाति, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा कि किस किस क्राइटेरिया यानी कि किस संभोग में इन्हें बांटा गया था, तो 4 प्रकार है मेन: मॉर्फोलॉजिकल, साइकोजेनेटिक, केमिकल और न्यूमेरिकल। दूसरा कि इन्हें क्यों बांटा गया है, तो ये सब चीज़ें 3 मेन पॉइंट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और इनके क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, तो उनकी भी थोड़ी जानकारी ले लें। थैंक यू।